नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। वक्त हो गया है 24 के पॉलिटिकल शो ऐलाने जंग का, और इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा दें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर हमला बोला है। नीतीश ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कहा कि कांग्रेस हमारे कामों की चर्चा नहीं करती। नीतीश ने यह भी बात कही है कि जाति जनगणना और आरक्षण को लेकर जो कुछ हमने किया उसकी चर्चा नहीं होती, हमारे काम की चर्चा नहीं करती कांग्रेस। यह कहकर कांग्रेस पर एक तरीके से हमला बोला नीतीश कुमार ने। जेडीयू के आज ही नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, और उन्होंने उसके बाद सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला किया, यह कहते हुए कि उनके कामों की चर्चा कांग्रेस नहीं करती है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर हमला बोला है। राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक हुई जेडीयू की, उसी बैठक में उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस हमारे कामों पर चर्चा नहीं करती, उसकी बात नहीं करती है। तो सवाल यह कि आखिर यह कहकर नीतीश कुमार क्या अपना दर्द जाहिर कर रहे हैं? इसके पीछे किसी तरह की खास उनकी मंशा है? क्योंकि आजकल कयासों का बाजार बहुत गर्म है जेडीयू में, जो हालिया घटनाक्रम देखने को मिला है। और कुछ देर पहले केसी त्यागी का भी एक बयान आ गया था, महत्वपूर्ण बयान। तो जेडीयू की बैठक से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। जेडीयू की बैठक में कांग्रेस पर भी चर्चा हुई है। कांग्रेस सीट शेयरिंग पर देरी कर रही है, यह बात भी कही गई है। बिहार के बाहर भी चुनाव लड़ेंगे, यह ऐलान भी जेडीयू ने कर दिया। कल होने वाली बैठक में सीटों पर चर्चा होगी, ये तमाम बातें कही गई हैं। और कांग्रेस सीट शेयरिंग पर देरी कर रही है। आज की इस बैठक में इस बात का उल्लेख भी हुआ है। इसके पहले भी नीतीश कुमार ने अपनी एक तरीके से नाराजगी जाहिर की थी जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, यह कहते हुए कि कांग्रेस आजकल विधानसभा चुनाव में ज्यादा मशगूल है और कांग्रेस सीट शेयरिंग में देरी कर रही है, यह बात भी नीतीश कुमार ने कही है। तो सवाल यह कि क्या जो गठबंधन बन रहा है, इंडिया गठबंधन जो बना है, उसमें सब कुछ ठीक नहीं, और क्या नीतीश कुमार नाराज हैं? दो अहम बातें, एक तो उन्होंने यह कही कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस देरी कर रही है, और दूसरी बात जो उनकी तरफ से कही गई कि जो काम है जेडीयू के, खासतौर पर जातीय जनगणना का उल्लेख करते हुए कहा गया, उसकी चर्चा नहीं करती है कांग्रेस। हमारे साथ निधि हमारी सहयोगी जुड़ रहे इसी खबर पर। निधि, जरा विस्तार से बताइए, आज जो बैठक हुई उसमें और क्या बातें हुई हैं? क्या अंदर खाने से खबरें छनकर सामने आ रही हैं? देखिए अखिलेश, मेरे पास इस वक्त दो महत्वपूर्ण खबर है जिसको लेकर आज चर्चा हुई है। एक तो सबसे पहले कि सीट शेयरिंग को लेकर के, जिसमें कि कहा गया कि कांग्रेस की तरफ से अभी तक जो देरी हुई है, हालांकि बिहार में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय है, लेकिन बाकी जगह, चूंकि इंडिया अलायंस की जो आखिरी मीटिंग दिल्ली में हुई थी उसमें ये तय हो गया था कि 3 वीक्स मैक्सिमम हम दे सकते हैं सीट शेयरिंग को लेकर के, और ऑलरेडी एक हफ्ता बीत चुका है और ऐसे में ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर के भी आज की बैठक में जेडीयू की जो काउंसिल की बैठक थी उसमें चर्चा हुई है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जेडीयू इस बार बिहार के बाहर जो अन्य राज्य है, जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और झारखंड, इन राज्यों में जिन जिन सीटों पर जेडीयू को लगता है कि उनका स्ट्रांग दावेदारी है, वहां पर चुनाव लड़ेंगे। और इसको लेकर के भी सीट शेयरिंग मतलब यानी कि इन बाकी राज्यों में कहां-कहां चुनाव लड़ सकती है जेडीयू, इसको लेकर के भी कल जो है वो चर्चा होगी, जिसमें कि उत्तर प्रदेश की 22 से 25 सीटें हैं, जिसमें से कि 12 सीटों पर जेडीयू अपनी मजबूत दावेदारी मान रही है, और इसको लेकर के भी आज चर्चा हुई है, जिसमें कि एक फूलपुर है जिसका जिक्र जो है वो पहले से भी किया गया है। झारखंड में जेडीयू को लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण दावेदारी है। पंजाब की भी कुछ सीटें हैं जिस पर जेडीयू महत्वपूर्ण दावेदारी मान रही है, और उन जगहों पर भी चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर के कल चर्चाएं होनी है। तो आज जो है वो काउंसिल की बैठक, पहले कार्यकारिणी और उसके बाद काउंसिल की बैठक में इन सब बातों पर भी चर्चा हुई है। जी अखिलेश। चलिए निधि, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से अभी की बड़ी खबर बता दें। दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आज की जो ये बैठक हुई उससे जो खबर आ रही है, एक तो ये कहा गया है इस बैठक में कि जो अच्छे काम है जेडीयू के, उसकी चर्चा कांग्रेस नहीं करती है, जातीय जनगणना के संदर्भ में ये बात कही गई थी। और दूसरी बात ये कि अब सीट शेयरिंग में कांग्रेस देरी कर रही है। तो सवाल ये कि अगर ये चर्चा हुई है जेडीयू के बैठक में, इन बातों का जिक्र हुआ, उसका मतलब क्या निकाला जाए? प्रकाश, आपके पास भी कुछ और सूचना है, और क्या अर्थ निकालें जो चर्चाएं हो रही हैं आज बैठक में? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि नीतीश कुमार कांग्रेस से और बीजेपी से दोनों से खफा दिख रहे थे। हालांकि उनके निशाने पर बीजेपी कम थी,
लेकिन कांग्रेस के बारे में वो इतना ज़रूर कह रहे थे कि वो जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे उनका मतलब था जाति आधारित गणना हो, आरक्षण का मुद्दा हो, या जो भी बिहार में बड़े काम हुए उसकी चर्चा कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। उनके लोग जो हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद में बैठे हुए थे लोग, वो लोग ज़रूर करें, वो बताएं। तो उनकी शिकायत जो वो कांग्रेस पार्टी से भी थी। और बीजेपी के बारे में इतना कहा कि जो कुछ भी वो काम कर रहे हैं उसका श्रेय वो दिल्ली में बैठे लोग ले जा रहे हैं, यहाँ केंद्र वाले, जो पहले से भी कहते रहे हैं। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार क्या सभी राज्यों में अपने उम्मीदवार उतारेंगे, क्योंकि इसकी चर्चा भी हुई है। जो कहानी को आगे ले जा रही है बातें वो ये है कि अगर नीतीश कुमार दबाव की राजनीति कर रहे हैं तो सभी राज्यों के, कल 10:30 बजे उन्होंने एक बैठक बुलाई है प्रदेश अध्यक्षों की और प्रभारियों की, और उनका कहना है कि वो तलाशेंगे संभावनाएं कि अगर दूसरे राज्यों में अगर उम्मीदवार उतारे जाते हैं तो उनकी क्या स्थिति होगी। आप देखिए, एक तरफ उन्होंने कहा था कि साझा उम्मीदवार होना चाहिए बीजेपी के खिलाफ, यानी एक कैंडिडेट विपक्ष का होना चाहिए। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस बात का ऐलान करते हैं या संभावना जताते हैं कि अन्य राज्यों में भी वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो कौन कौन से वो राज्य हो सकते हैं। जाहिर है झारखंड और उत्तर प्रदेश पर पहले से भी उनकी नज़र थी, लेकिन क्या इसके आगे भी वो जा सकते हैं। तो ये तमाम पहलू हैं जिस पर वो चर्चा करेंगे। तो एक्शन में नीतीश कुमार आ गए हैं जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं वही कहना चाह रहा था प्रकाश आपसे, बिहार की राजनीति को बहुत करीब से आप समझते हैं, जरा ये बताइए, जिस तरीके से ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की पिछले दिनों में अनदेखी की गई, क्या ऐसा तो नहीं कि एक तरीके से ये उसका जवाब दे रहे हैं नीतीश कुमार, जो अचानक से वो थोड़े एग्रेसिव दिख रहे हैं, मुखर हो रहे हैं, ये तमाम बातें कही जा रही हैं, कांग्रेस पर हमला किया जा रहा है? देखिए, जो बैठकें हुई हैं इंडिया गठबंधन की, उस बैठक में भी नीतीश कुमार चुपचाप नहीं रहे। किसी न किसी मामले पर वो बोलते रहे, चाहे वो मुंबई का रहा हो, चाहे बेंगलुरु का रहा हो। तो उन्होंने जो सबको इकट्ठा किया, जिसकी शुरुआत पटना से हुई थी, तो वो ये चाहते थे कि जो कुछ भी हो जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में याद होगा कि लेफ्ट की रैली में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को कहाँ फुर्सत है, वो तो अपने राज्य के चुनाव में ही बिजी है। तो पहली बार उन्होंने ये बात कही थी, और अभी तक सीट बंटवारे पर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, कोई बातचीत नहीं हुई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में तो सब कुछ ठीक है, बिहार में कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरे राज्यों की बात कर रहे थे, दूसरे स्टेट्स की बात कर रहे थे। तो ऐसे में नीतीश कुमार धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी पर ये दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द समझौता कीजिए, जल्द से जल्द बातें कीजिए, सीट फाइनल कीजिए, नहीं तो इसका नुकसान हो सकता है। और नीतीश कुमार जाहिर है कि इस बात को लेकर के आगे भी बढ़ सकते हैं, जो जिस तरह से उनका एक्शंस दिख रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले दिनों में, यानी कि एक दिन 14 जनवरी को जो खरमास खत्म हो रहा है, वहां तक नीतीश कुमार क्या क्या एक्शन लेते हैं वो डिपेंड करेगा कि 14 जनवरी के बाद नीतीश कुमार क्या अंतिम फैसला लेते हैं। ठीक है, अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी, और आज की जो बैठक चली है उस पर अंकित आपने भी बहुत पैनी नजर बनाकर रखी थी। आपके मुताबिक क्या बड़ी खबरें छनकर आ रही वहां से सामने, सूत्र क्या बता रहे हैं आपको? अखिलेश, फिलहाल जो प्रकाश जी बात कर रहे थे ना, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। नीतीश कुमार की तरफ से एक और बड़ी बात कही गई है, और वो क्या है कि वो जन जागरण यात्रा निकालेंगे। जनवरी महीने से जन जागरण यात्रा निकालेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में। अब सवाल यही है जो प्रकाश जी उठा रहे थे कि क्या वाकई में नीतीश कुमार अलग अलग राज्यों में इन संभावनाओं को टटोलने के लिए और इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनके ऊपर दबाव बनाने की ये राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि जन जागरण यात्रा निकालेंगे और इन संभावनाओं को तलाशेंगे कि कहां उम्मीदवार उतारा जा सकता है, और जिसके लिए वो खुद प्रचार पर जाने की भी बात कर चुके हैं। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि नीतीश कुमार का ये जो स्टैंड है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। दूसरी बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है कि झारखंड में जनवरी महीने में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं नीतीश कुमार। यहां पर यह नहीं कहा गया है कि वो इंडिया गठबंधन की रैली है, यह कहा गया है कि वो जेडीयू की रैली है, जो कि नीतीश कुमार जो करेंगे, संबोधित करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार ये मान चुके हैं, या उनकी तरफ से ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग नहीं कर रही है, कोई अपना रुख साफ नहीं कर रही है, तो हम अकेले आगे बढ़ने को तैयार हैं। और इसकी शुरुआत वो कर रहे हैं झारखंड से, जहां पर वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जन जागरण यात्रा निकाल करके ये संदेश देने की कोशिश है कि जहां मुमकिन होगा हम उम्मीदवार भी उतारेंगे और खुद उनके लिए प्रचार भी करेंगे। जी प्रकाश, क्या अब इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि ऐसा तो नहीं कहीं नीतीश कुमार एकला चलो की राह पर बढ़ चले हैं, या फिर सिर्फ ये दबाव की राजनीति हो सकती है? देखिए, बिल्कुल दबाव की राजनीति है, क्योंकि एकला चलो की बात हो ही नहीं सकती है। इसका जो पहलू देखेंगे तो बिहार में गठबंधन है, और नीतीश कुमार बगैर गठबंधन के अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं,
क्योंकि 2014 में वो अकेले चुनाव लड़कर देख चुके हैं। तो ऐसे में अब वैसी स्थिति नहीं है, तो जाहिर है कि दबाव जितना बढ़ाएंगे उतना ही सीट शेयरिंग को, अभी क्या इंपॉर्टेंट है सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में नंबर ही नहीं बल्कि कौन कौन सी सीट होंगे, वो बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, जहां जहां उनकी इच्छा है कि वो चुनाव लड़ें। क्यों, यही वजह है कि नीतीश कुमार अपने हाथों में कमान ले ली है, अध्यक्ष हो गए हैं, ताकि वो सीधा बार्गेन कर सके, सीधी बातें कर सके और दबाव भी बना सके और अपने मन मुताबिक फैसला ले सके। आने वाले समय में जैसा कि झारखंड में वो एक रैली करने वाले हैं, ये पहले से रैली तय थी जिसे रामगढ़ में किया जाना है, लेकिन जो यात्रा निकालेंगे वो यात्रा किस तरह की होगी, कैसे उसकी रूपरेखा होगी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि खरमास से लेकर के 14 जनवरी तक वो क्या कुछ करते हैं उस पर नजर रखना होगा। बिल्कुल नजर रखना होगा। और आज एक और महत्वपूर्ण बयान आया है निधि, केसी त्यागी ने जो बात कह दी, उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। तो दुश्मन नहीं होता तो फिर क्या नए दोस्त तो नहीं कहीं तलाशे जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए एक तरफ तो एनडीए में जाने के जो कयास थे उसको सीधा दरकिनार करते हुए केसी त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, असहमति होती है। और उसका कहीं ना कहीं जो प्रकाश कह रहे थे कि एक दबाव बनाने की जो कोशिश है जेडीयू की, नीतीश कुमार की, वो साफ साफ दिखाई दे रही है। और दूसरी बात यह है कि जेडीयू को ये बखूबी पता है कि जिस मशीनरी से इस वक्त लड़ रही है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मशीनरी है बीजेपी। और पिछले दिनों हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा कि बीजेपी ने जो प्रदर्शन किया है, और इस वजह से इंडिया अलायंस की जो जितनी भी मीटिंग्स हुई अभी तक या सीट शेयरिंग को लेकर के कहीं ना कहीं देरी हो ही रही है। और ये बात नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। जिस तरीके से उन्होंने इनिशिएट किया था, पहली मीटिंग पटना में हुई थी और उसके बाद से लेकर अब तक आखिरी मीटिंग जब दिल्ली में हुई है, अब तक ये क्लियर कंक्रीट नहीं निकल पाया है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तय होगा और किस तरह से तय होगा। और यही वजह है कि आज की बैठक में कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की जो कोशिश है वो दिखाई दी है। अखिलेश, अंकित गुप्ता, आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के साथ। एक और कयास लगाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि पार्टी टूट की तरफ बढ़ रही है। कई तरह की थ्योरी सामने आ रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि आरजेडी के जो नेता हैं, जेडीयू के कुछ एमएलए के संपर्क में है, कुछ लोग बीजेपी के संपर्क में बता रहे थे। तो क्या इन तमाम कयासों को भी एक तरीके से विराम देने का काम किया गया जब आज नीतीश कुमार अध्यक्ष चुन लिए गए? एक तरीके से उन्होंने यह साबित कर दिया कि पार्टी पूरी तरीके से उनके कब्जे में है, उनकी पकड़ है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय था कि क्या ये नीतीश कुमार ये जो अध्यक्ष पद संभाल रहे हैं, उसकी एक वजह ये है क्योंकि जो तमाम विपक्षी पार्टियां थी, फिर चाहे वो चिराग पासवान हो, फिर चाहे वो बीजेपी के नेता हो जो बिहार से आते हैं, वो लगातार ये कह रहे थे कि खड़मास खत्म होने दीजिए और देखिए जेडीयू में किस तरह की टूट होती है। और उसकी वजह क्या बताई जा रही थी? वजह ये बताई जा रही थी कि लल्लन सिंह की जिस तरीके से आरजेडी के नेताओं के साथ करीबी बढ़ रही है, और लगातार यही जिक्र किया जा रहा था कि लल्लन सिंह जिस तरीके से आरजेडी के नेताओं के करीब जा रहे हैं, पार्टी में असंतोष उभर रहा है और उसी का नतीजा यह होगा कि जेडीयू टूट सकती है दो हिस्सों में। लगातार यह बात कही जा रही थी। संभवतः यह भी हो सकता है क्योंकि नीतीश कुमार के जहन में क्या था, मन में क्या था, ये वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन ये एक टॉकिंग पॉइंट था। और अब चर्चा यही हो रही है कि जवाब प्रकाश आपसे चाहूंगा। ठीक है अंकित, आपकी बात हो गई। प्रकाश, बिल्कुल छोटे में जवाब दीजिएगा। क्या अब जेडीयू में सब ठीक हो जाएगा? देखिए, जेडीयू में अभी जब से नीतीश कुमार अपने हाथ पे ले रहे हैं तब से वो टटोलेंगे और धीरे धीरे जहां भी वो कमी देखेंगे, जहां भी उन्हें लगेगा कि सरकार से या सरकार के किसी काम से विधायक नाराज हैं, उनके कार्यकर्ता नाराज हैं, तो उसको ठीक करने की, दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। जरूर है कि आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण होगा, जैसा कि मैं बता रहा हूं बार बार कि 14 जनवरी तक बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि सभी नेताओं से एक बार खुल करके नीतीश कुमार बात कर पाए और उनकी कमी को दुरुस्त कर पाए। ठीक है प्रकाश, निधि और अंकित, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपको बता दें आज एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस में 2024 चुनाव की सीट शेयरिंग को लेकर हलचल शुरू हुई है। तो किन राज्यों पर चर्चा हुई, कहां पेच फंसा हुआ है, हर एक्सक्लूसिव जानकारी सीधे ग्राउंड से आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। तो आप तक कुछ जानकारियां हम पहुंचा दें, किस किस तरह की खबरें हमें मिल रही हैं, क्या बताया जा रहा है, देखिए। मैं खुद वो पिछले चुनाव में भी मैं ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों को हरा के जीते हैं। इससे एक बार नहीं, बार बार उन दोनों को हरा के मैं जीतते आते हैं। जे बोलता है ते कोण आहे, त्यांना अधिकार है, त्यांच्याकडे काय पावर ऑफ अटर्नी है। सीट शेयरिंग के ऊपर कांग्रेस के साथ हम दिल्ली में बात करेंगे। राज्य में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार किसी को नहीं है। शायद उनकी स्मरण शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई है। सच पूछिए तो शिवसेना के पास अपना वोट बैंक कितना है ये भी किसी को नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कितना वोट है सबको पता है। हम लोग एक इंटैक्ट अपना वोट लेके बैठे हुए।
तो यह है इंडिया गठबंधन की पार्टियां जो साथ साथ होने की बात तो कहती हैं, लेकिन जरा बयानों के तीर कैसे चल रहे हैं दोनों तरफ से वो आपने देखा। कांग्रेस की बात कर लेते हैं, जहां सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जा रहा है। खबर यह है कि जनवरी के पहले हफ्ते में इंडिया के सहयोगी दलों से कांग्रेस चर्चा शुरू करेगी। इसे लेकर कांग्रेस की आंतरिक चर्चा भी शुरू हो चुकी है। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन कमेटी की बैठक हुई। मुकुल वासनिक के घर बैठक में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सलमान खुर्शीद भी शामिल हुए। आज की इस बैठक में जम्मू कश्मीर, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु पर चर्चा की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में भले ही लोकसभा की 7 सीटें हैं, लेकिन इन 7 सीटों का असर पूरे देश पर पड़ता है। इस वक्त दिल्ली के 7 सांसद बीजेपी के हैं, जबकि राज्य और एमसीडी में आम आदमी पार्टी का शासन है। कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनाना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। तो 2014 और 2019 में कांग्रेस ने आपने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो सवाल यह है कि क्या कोई फॉर्मूला तय होगा, और अगर होगा वो कैसा होगा। दिल्ली से कांग्रेस कवर करने वाले जैनेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और जैनेंद्र, क्या फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको, क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए, बड़ी बात यह है कि मुकुल वासनिक के नेतृत्व में जो 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी कांग्रेस ने गठित की, उसने बंगाल को लेकर के बैठक कल नागपुर में ही कर ली और इसके बाद आज 5 प्रदेश इकाइयों के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है, जिसकी जानकारी आपने दी। जम्मू कश्मीर, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। कल झारखंड और उत्तर प्रदेश को लेकर के बैठक है। ये वो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस को अपने सहयोगी दलों के साथ गठबंधन करना है, सीट बंटवारे पर बात करनी है। कांग्रेस पहले अपना होमवर्क कर रही है, प्रदेश इकाइयों के साथ बातचीत करके, और इसके बाद जैसा आपने बताया दर्शकों को, जनवरी के पहले हफ्ते में जो घटक दल हैं उनके साथ सीटों को लेकर के बात होगी। आज और कल की बैठक के बाद जो मुकुल वासनिक कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट कांग्रेस लीडरशिप को सौंपेगी, तमाम राज्यों को लेकर के मद्देनजर, और इसके बाद आलाकमान से जो निर्देश मिलेगा उसी के मुताबिक जो है वो सहयोगी दलों के साथ बातचीत शुरू होगी। पेच जो है वो दिल्ली और महाराष्ट्र और बंगाल को लेकर के मूल रूप से फंसा हुआ है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी नई सहयोगी है कांग्रेस की, महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ गठबंधन रहा है, लेकिन शिवसेना नई पार्टी बन गई है, और बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी और सीपीएम का धर्म संकट कांग्रेस के सामने है। तो इसी को लेकर के तमाम फीडबैक के बाद ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा और इसके बाद सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा होगी। कांग्रेस नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि वो इस बात को लेकर बिल्कुल सहमत है कि बीजेपी को हराने के लिए हर बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ साझा उम्मीदवार देना चाहिए, और इसके लिए कांग्रेस जो है वो सभी दलों के साथ सहयोग करके इस रणनीति पर काम कर रही है। देखना यही है कि जब आंतरिक बैठक तो ये चल रही है वो ठीक है, लेकिन जब सहयोगी दलों के साथ सीटों को लेकर के बात होगी तब किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र की ही बात करें तो 48 सीटों में से शिवसेना ने अभी से 23 सीटों पर दावा करना शुरू कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस इन चीजों को लेकर के पहले अपने नेताओं के साथ मंथन कर रही है और इसके बाद वो सहयोगी दलों के साथ बात करेगी। जी अखिलेश, तो अब बात कर लेते हैं उस राज्य की, यूपी के बाद, जहां सबसे ज्यादा 48 लोकसभा की सीटें हैं, महाराष्ट्र। इस राज्य में कांग्रेस का एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से गठजोड़ है। 2 टुकड़ों में टूटी उद्धव की शिवसेना ने 23 सीटों की मांग रख दी, जबकि कांग्रेस इस वक्त महाराष्ट्र में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में उसके सामने उद्धव और पवार को रोकने का सबसे बड़ा चैलेंज है। कांग्रेस महाराष्ट्र में खुद के लिए जमीन भी देखती है और उसने कल स्थापना दिवस भी नागपुर में ही मनाया। ज्यादा जानकारी इस पर आपको देंगे, सीधे आपको हम मुंबई लिए चलते हैं। कृष्णा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, वहां से क्या जानकारी आपको मिल रही है, किस तरीके से आगे का रोड मैप तैयार हो रहा है? देखिए अखिलेश, जो इंडिया गठबंधन है उसके सहयोगी दलों की बैठक जो है वो लगातार चल रही है। दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा जो है सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जा रही है, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में अगर बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा ऐसा राज्य है जहाँ पर लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 48 सीटें हैं, और सीट शेयरिंग अभी हुआ नहीं है, लेकिन सीट शेयरिंग से पहले ही कांग्रेस और शिवसेना के बीच में जो है नेताओं के दोनों बीच में जुबानी जंग देखने को मिला है। कल आपको बताया कि जो कांग्रेस के नेता है संजय निरुपम, उन्होंने ये कहा था कि 2014 से लेकर 2019 के बीच में 2019 से लेकर
2024 के बीच में जो तस्वीर है वो काफ़ी बदली है। 2019 में जब एनसीपी का गठबंधन था कांग्रेस से और शिवसेना का गठबंधन था बीजेपी से, तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उसके बाद अब जब 2024 का चुनाव लड़ा जाना है तो जो तस्वीर है वो बिल्कुल अलग हो गई है। शिवसेना और एनसीपी दोनों ही पार्टी जो है वो बढ़ चुकी है। इसका मतलब यह है कि दोनों ही पार्टियों की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम हो गई है। ऐसे में संजय राउत जो ये बार बार दावा करते हैं कि वो 23 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे, तो इस बात को जो संजय निरुपम है वो खारिज करते हैं। कहते हैं कि जब बढ़ चुकी है शिवसेना और एनसीपी, तो अगर संजय राउत इस बात का जिक्र करते हैं कि 23 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, को मिली है जो जुबानी जंग हमने देखा, संजय राउत बोल रहे हो या फिर वहां से संजय निरुपम बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि क्या वाकई कहा जा सकता है कि ये साथ साथ हैं। बहरहाल अब बात उस राज्य की कर लेते हैं जो सियासत के तौर पर काफी अहम है, बिहार। यहां लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। कांग्रेस इस वक्त राज्य में जेडीयू और आरजेडी के साथ सरकार में शामिल है, तो कांग्रेस के लिए जेडीयू और आरजेडी से सीट हासिल करना बड़ा चैलेंज होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरजेडी और जेडीयू 17 सीटों पर लड़ने का फॉर्मूला बना चुके हैं और अब बाकी बची 6 सीटों पर कांग्रेस और लेफ्ट को समायोजित करने का प्लान है। सवाल है कि क्या इतनी कम सीटों पर कांग्रेस मानेगी? आइए जानते हैं शशांक से, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए पटना से। शशांक, कांग्रेस क्या कह रही है इस पर, कुछ पता चल पा रहा है क्या? तो सभी को कुर्बानी देना होगा। 4 सीट कांग्रेस को दी जा सकती है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं होगी। जो मुझे जानकारी मिल रही है, कांग्रेस कम से कम 7 से 8 सीट चाहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 9 सीट पर महागठबंधन में लड़ी थी और 1 सीट जीती थी। महागठबंधन का खाता कांग्रेस से ही सिर्फ खुला था, तो कांग्रेस 7 से 8 चाहती है, उससे कम पर वो समझौता नहीं करेगी। लेकिन जहां तक कुर्बानी देने की बात है, मोदी सरकार को हटाने के लिए तो हो सकता है बात कुछ बने, इससे कम पर भी कांग्रेस तैयार हो, लेकिन फिलहाल तो 7 कांग्रेस को चाहिए ही चाहिए, जो मुझे जानकारी मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।